बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एहतजाज किया गया और अपोजिशन ने ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम की मुखालफत भी कर दी। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर कोई ऑपरेशन कबूल नहीं है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात थे उनको तस्लीम कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए है। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। ज़ाहिर कौमी नौइयत के मामलात हैं जी, SHO का ट्रांसफ़र, लेकिन पटवारी को किधर लगाना है, मतलब ये बड़े अहम इश्यूज़ हैं। तो इन पे फिर ज़ाहिर है कि मामला तय हो गए। किस SHO का ट्रांसफ़र किधर होगा, कौन सा थाना किसके हदूद में, ये तय हुआ होगा। ये क्या तय हुआ है खुदा जाने, मुझे नहीं पता। बारह को मामला तय हो गए, काबीना में तो नहीं जाएंगे जा रहे वो, तो फिर क्या किस नौइयत के इंतज़ामी मामलात, क्या मतलब क्या कि भाई उसका उधर लगेगा बंदा, उसका उधर लगेगा उसको, तो ये तो मेरे ख्याल से कोई इश्यूज़ और ऐसा कोई इनके दरमियान कोई तलखी भी नहीं थी जी। मतलब ये तो अजीब सी बात है ना कि वो हमारा हिस्सा, ये मेरा ख्याल है कि तय था और होना था। पीपल्स पार्टी ने बजट जो है वो उसको अप्रूव करना था। बजट अप्रूव होना है, ठीक है ना, बजट रियासत के लिए भी ज़रूरी है। और इस वक्त ये जो बात एक चल रही है ना कि एडजस्टमेंट कर दी जाएगी और मतलब मैं तो इसको बिल्कुल समझ नहीं। मैंने वही जैसे पहले बात की ना कि ये मामला तय हुए होंगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये मुल्क की सियासत के हवाले से क्या बात की जाए। ऑपरेशन के ऊपर बात चल रही है कल से, और वो जो ऑपरेशन है वो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, और एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो जो मेरे सामने अखबारात हैं, जो मैंने अखबारात में प्रेस रिलीज़ में पढ़ा है, तो वो उसमें तो फ़ौजी ऑपरेशन का जिक्र नहीं है, या मैं शायद गलत समझ रहा हूँ। देखें हुआ कि हो ही क्या रहा है, जो जिस तरह से मामलात आगे जा रहे हैं, हुआ यह है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि यानी जो एक जुनूनी जत्थों ने पकड़ के, और ये एक पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात होते रहते हैं। अच्छा, ये जुनूनी जत्थे कभी मज़हब के नाम पे, कभी किसी मसलक के नाम पे, कभी वैसे ही किसी को अक़लियत को, किसी अक़लियत मैं नहीं कहता, हमारे ये तो बिल्कुल गलत लफ्ज़ है, यानी हमारे हर मज़हब के या मसलक के मुख्तलिफ। अच्छा, वो नहीं भी होता ना तो अचानक आवाज़ लगती है इसने चोरी की है, इसने ये किया, वो पूरा जनाब इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ से एक जत्था। और वहाँ, और ये मैंने पहली दफ़ा जो मेरा इस किस्म के किसी जत्थे को मैंने फॉलो करने की कोशिश की थी वो सियालकोट में की थी। मैं हमेशा बताता हूँ, जब दो भाइयों को घसीटते हुए ले गए थे और वहाँ पे उनको उनकी बेहरमती की थी लाशों की, तो वो पागलों का जत्था था। अब वो क्या मामला थे ख़ानदानों के या जो भी था, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था। बहन एनीवे, तो ये एक जो है ना शिद्दत पसंदी, इसको ये मजहबी भी है, ये उससे हटके जो है एक आम, जैसे देखें ना चोर हत्थे लग गया तो मार मार के उसको जान से मार दिया, जेब का हत्थे लग गया। अब ये जो अरब खरब लोग लूट के बैठे हैं मुल्क का, तो उनको तो कोई टच होता, अनटचेबल है ना। कोई रोटी चुराता हुआ पकड़ा गया, उसको मार दिया पकड़े पागलों के हजूम ने। अच्छा, वो भी अपनी जगह पे एक जनूनियत का शिकार है ना। अच्छा, वो कभी इधर आ जाते हैं ये कि जी आपने ये तौहीन की और ये किया वो किया। इसमें ज़्यादातर मामला जो है ना, अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं इन केसेस की, तो ज़्यादातर मामला निकलते हैं कोई कारोबार के, कोई ज़मीन का कब्ज़ा, कोई वो इल्ज़ाम लगाते हैं, देखो देखो उसने ये तौहीन कर दी, ये तो तौहीन कर दी, ये पीछे इस किस्म के खेल चल रहे होते हैं। और उसमें आवाज़ लगती है और फिर सारे वो जो है उसको पूछते भी नहीं कि क्या हुआ भाई, बजाय इसके कि उसको पूछें, उसको पुलिस के हवाले करें, जो भी तरीका हो वो वहीं कानून हाथ में ले लेते हैं। अच्छा, अब तो ये जो है ना ये इसका एक पोर्शन है। अब मेरे सामने आज के अखबारात खुले हुए हैं और मैं उन अखबारात में ये देख रहा हूँ, अब ये एक जहनी, आप समझ लें कि एक जनूनियत है जिसमें एक मज़हब और मसलक का एक रंग है, और उसमें जो है वो उससे हटके भी है माशरे में। मतलब ये कोई जनूनियत जो है ये सिर्फ मज़हब से रिलेटेड नहीं, उससे हटके भी एक बहुत शिद्दत पसंदी आपके माशरे में आ जाती है। कभी कभी नॉर्मल लोग इस अजीब किस्म का, आप कहेंगे इसको क्या हो गया, अभी नहीं ऊँट की ले गए थे
जो की है। जी। अच्छा, अब इशू ये है कि एक तो इसका वो पहलू है ना जो कि हार्डकोर टेररिज्म है। अब ये नेशनल एक्शन प्लान पे जाएंगे तो फिर माशी दहशतगर्दी भी निकलेगी ना उसमें। तो नेशनल एक्शन प्लान तो जो राइस शरीफ साहब के दौर में हुआ था, तो उसमें तो माशी दहशतगर्दी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसका, कि माशी दहशतगर्दी को पकड़ेंगे, ख़त्म करेंगे, तो ये हार्डकोर उसको उठाएं ना ज़रा, नेशनल एक्शन प्लान ज़रा पढ़ के सुनाएं, सारे उसके नुकात हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। ये जो हार्डकोर टेररिज्म है उसका एक रुख है उसका, जिसके आप सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रही हैं। ये अच्छा, इसमें भी कल शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच आई है तो उन्होंने उसमें क्या बात की है, ये देखें ना, मैं अखबार सामने खुले हुए हैं। अब ये जो जुनूनियत है लोगों के जहनों में, ये तो आप जाके लोगों से बात करके, उनके इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं या उस इलाके के जो इलेक्टेड लोग हैं, वो जाके लोगों को समझाएं। अच्छा, ये ऊपर की सतह पे नहीं है। ऊपर की सतह पे तो वो बयानात है ना, नीचे आपको ग्राउंड पे जाके लोगों को मदारिस में, मसाजिद में, कि भाई ये सामने आपका मसीह भाई रहता है, ये आपका, ये हिंदू बरादरी है, ये हमारी तरह की, ये हम है, ठीक है ना, ये सारे के साथ, और ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे। अच्छा, वहाँ तो जागते हैं तो ये तो इन्होंने लेने होते हैं वोट, ये तो पैसे देते हैं इस किस्म की जो तंजीमें, और अगर कोई तंजीमें मुनज़्ज़म बनी हुई है कहीं, बहुत सारी शख्सियात। तो ये जो अखबार है, अगर मैं कोई भी अखबार आज का एक्सप्रेस ही शुरू कर देते हैं, तो वो ही कह रहे हैं कि भाई वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा कि सिक्योरिटी मामला सिर्फ एक अदारे पे छोड़ना खतरनाक है। जाहिर है उस भाई, ये जो जुनूनियत है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेंगी भी, फौज क्या करेगी और पुलिस क्या करेगी और एफसी क्या करेगी? देखें ना, ये तो इलाके के अमायदीन का काम है ना, इलाके के अमायदीन, लोग, दुकानदार, मोहल्ले, मसाजिद, जो एक जिसको कहते हैं ना कि एक लोग बैठ के भाई सुकून से, इस तरह होता है, मजहब ये कहता है, इसमें देखो बात ये होती है, मुल्क का कानून ये कहता है, उनको ठंडा करके आराम से, कोई बात नहीं है, बैठो, ये यार पुलिस वालों, तो वहाँ पर आपके बमिंग करेंगे, 1000-2000 लोग हैं। ये अजीब किस्म के, एक हवनक किस्म की बातें कर रहे हैं। ये सभी लोगों को, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये भाई, ये इसमें मैंने आपसे कहा ना, आप दूसरा अखबार उठा लें, ये जंग को देख लें, ये दहशतगर्दी और इंतहाबंदी के कौमी मुहिम और अरसर नौ मुतारिक, यानी एक कंपेनिंग है ना, एक कांस्टेंट कंपेनिंग है, जिसमें आप लोगों को आप इंतहा पसंदी से निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद आप, और इसमें देखिए ना, इसमें जो बात है कि सिक्योरिटी मामला सिर्फ फौज पे छोड़ने की रवैया गलत है, ये नहीं, आपकी सिक्योरिटी, ये लोगों के अंदर अगर हिजान पैदा होता है और लोग किसी आदमी को पकड़ लेते हैं और वो आग लगा देते हैं, चाहे वो चोरी के इल्ज़ाम में लगाएं, चाहे मसलक के इल्ज़ाम में लगाएं, चाहे किसी मजहब के, तो इसमें फौज क्या करेगी? इसमें तो उस इलाके के जो सिविलियंस हैं उनका काम है, हमारा काम है कि हम लोगों को, मेरा काम है एज अ पाकिस्तानी कि मैं लोगों को बताऊं भाई ठहर जाओ, ये मंदिर है, ये जो है, ये चर्च है, ये जो मस्जिद है, ये इस तरह से है, ये आदमी, ये कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे हाथ नहीं लगाना, ये पुलिस को बुलाओ, कोई मामला है तो आपस में बैठ के तय करो, गलतफहमी है बिल्कुल ख़त्म, कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, ये मेरा काम है। इसमें फौज कहाँ से आ गई? इसमें फौज की बमबारी कर देगी पूरे मोहल्ले के, गाँव के ऊपर। हार्डकोर टेररिज्म में अगर मुनज़्ज़म है, कहीं पे कोई प्रॉपर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, या अगर इस किस्म का कहीं प्लान हुआ है, ये जो लोग थे जिनको पकड़ा है अभी JIT वगैरह जो बनी है, जिसमें पकड़ा है कौन से लोग खड़े थे, कौन से लोग, क्या घपला था इसके पीछे, और आप देख लीजिएगा 2 नंबर इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा काम निकलेगा जिसमें कोई यानी कोई हार्ड कोई क्राइम टाइप, उस आदमी के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा के उसको जिंदा जला दिया सारे लोगों ने। 12 तो इसी तरह से इसमें देखें, न्यूज़ देखें इंग्लिश का, लिविंग टेरर फाइट सोली टू आर्मी डेंजरस ट्रेंड। और खाली फौज का, ये फौज तो कर रही है, वो तो रोज हो रहा है ना, वो तो हार्डकोर टेररिज्म के भी तो रोज हो रहा है मामला। वो आपके जो है वो शहीद करते हैं, आप आगे से उनके जो है जवाबन यहाँ से जो टेररिस्ट सेल्स हैं उनको कूटा जाता है, पकड़ के फेंटी लगाई जाती है जहाँ जहाँ पकड़े जाते हैं उनका। तो ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। लेकिन इसको आपने लोगों को समझाना है कि भाई कानून हाथ में मत लो। और ये जो है, ये देखें, अब ये जो है गवर्नमेंट अनलीशेस ऑफेंसेस टू डिसाइसिवली एंड टेररिज्म। ये टेररिज्म कई किस्में हैं, इकोनॉमिक टेररिज्म भी है, हार्डकोर टेररिज्म भी है, ये जो इंतहा पसंदी है लोगों में, ये भी एक टेररिज्म है।
तो इसको जो है वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये नाम देना कि जी ये फ़ौज कर, फ़ौज ये जो जुनूनियत है, जत्थे ने पकड़ लिया एक बंदे को कि भाई तुम इल्ज़ाम लगा दिया, आग लगा दी, उसको पकड़ गया, मारने शुरू कर दिया, तो ये जो है ये तो अपनी जिम्मेदारियों से हम बतौर पाकिस्तानी सबको अपनी जिम्मेदारियां प्ले करनी है ना। मसाजिद को, आपके जो बाज़ारों में ताजिर बैठे हैं, आपके घरों में क्या सिचुएशन है, ग्रास रूट लेवल पे क्या है मामला, नीचे यानी नीचे कोई गलत बात तो नहीं हो रही, कुछ लोग समझाएं जाके अपने अपने इलाकों के MNAs MPAs किसी पार्टी के हों, उससे हट के एज अ पाकिस्तानी आप शिद्दत पसंदी ख़त्म करें। तो ये तो उसका एक ये तो ऐसे माहौल बनाया हुआ उन्होंने सुबह से, जैसे कि कोई पता नहीं वहाँ पे क्या होने लगा है पूरे मुल्क में। जनाब एक ऑपरेशन बहुत बड़ा शुरू हो, तो ऑपरेशन तो जारी है कांस्टेंट। ये ऑपरेशन तो ये है जिसके अंदर आपके जो टेररिस्ट मारे जाते हैं, वो अटैक करते हैं, फिर आप जवाब में आपकी सिक्योरिटी फोर्स, कहीं पुलिस करती है, कहीं CTD है, आपके वो तो चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का तो चल रहा है ऑपरेशन। ये तो कुछ और है, ये जो उस बंदे को पकड़ के जला दिया, तो ये मतलब मिक्स ना करें इसको बराए करम। और ये छुपने की कोशिश करते हैं ना पीछे जाके। हमने तो अच्छा ये जाएँ ना अपने मोहल्लों में जाएँ और जाके वहाँ पे लोगों को काम करें, अवाम को साथ लेके, अगर अवामी नुमाइंदे हैं जो कि हैं यकीनन, तो वो जाके लोगों की जहनसाजी करें कि भाई शिद्दत पसंदी का रुझान ख़त्म हो। फिर मैंने वही बात की कि ये अपने जर जाएँ ना अपने इलाकों में, करें बात हिम्मत करने की। तो ये एक उसका एक रुख है सिर्फ कि फ़ौज उसको और फ़ौज कर रही है। फ़ौज क्या ये आपके पुलिस रोज़ पुलिस नहीं खबर आती, CTD में पकड़ा, छापा मारा, एक प्लानिंग हो रही थी एक अटैक करने की, ये हो रहा था वो हो रहा था, तो वो तो बगैर कहे इस ऑपरेशन का नाम लिए बगैर ही वो हो रहा है ऑपरेशन। वो कांस्टेंट फैक्टर है, वो तो कांस्टेंट है और वो हर वक्त रहता है जारी। हाँ, उसमें कोई तेज़ी आ जाए, कोऑर्डिनेशन करके उसमें ये एक कंपेन स्टार्ट करें, तो वो कंपेन तो इनको करनी है ना, खुद अपने अपने हलकों में जाएं और उनसे कहें कि भाई ये तौहीन इस तरह से नहीं होती, कानून को हाथ में ना लो, ये ना करो, वो ना करो, बजाय इसके कि ये जो एक पार्लियामेंट के अंदर मैं सुबह से देख रहा हूँ, मुझे तो इसमें एक पार्ट इसमें नज़र आया है सिर्फ फ़ौज। और खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सिर्फ फ़ौज पे नहीं छोड़ सकते, हमें भी पूरी कंपेन चलानी होगी, ये करना होगा, वो करना, उसके बाद करके वो गायब सारे वो आगे। और दूसरी बात ये है कि फौजी ऑपरेशन ऐसा रुख दे दो, भाई आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, अभी बजट के बाद क्या हालात पैदा होंगे, आपकी मईशत इशू है, सिक्योरिटी आपका इशू है, सिक्योरिटी आपका बहुत बड़ा इशू है, ये जो हार्डकोर टेररिज्म है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जुनूनियत को तो आपके लोगों ने ख़त्म कर रहे हैं ना, पब्लिक ने ख़त्म कर रहे हैं। इसमें जो है वो कहाँ से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ से आ गई कि वो जा जाके लोगों को बताएंगी। भाई वही उन्होंने अगर लोगों को समझाना है, दर्स देना है घरों में जा जाके, तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये तो मेरा ख्याल है कि सबको अपनी, और हम क्यों बैठे हुए हैं, हमने भी तो समझाना है लोगों को, हर पाकिस्तानी ने समझाना है कि भाई जुनूनियत से और शिद्दत पसंदी से निकलो, चाहे वो किसी मज़हब की बुनियाद पर। तो इसको ये एक नॉन इशू है मेरे ख्याल से इन्होंने, और ये अज़्म इस्तेकाम जो है ऑपरेशन, इसको हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि उसमें हिस्सा ले। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपना काम कर रही हैं और वो कर रही हैं, शहादतें भी हो रही। बाकी जो मैंने कहा ना, ताजिर जो आपके घरों में, आपके स्कूलों में, आपके मोहल्लों में, आपके उलमा, आपके तमाम मकाते पे फ़िक्र कि ये जो शिद्दत पसंदी और जुनूनियत है, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो है, मगर पूरी दुनिया में, बदकिस्मती से पूरी दुनिया में ही राइट विंग और एक्सट्रीमिज़म तो फैल रहा है बदकिस्मती से। वो एक्सट्रीमिज़म जो है उसके ज़रिए ज़रूरी नहीं कि कोई एक मज़हब आप किसी को वो करें या वो करें, वो हर तरफ ही है, वो तो राइट विंग ही उठ रहा है हर तरफ पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो मैं बहरहाल उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें ये जो जुल्म हुआ है, और ये होता है हर थोड़े अर्से बाद, एक जुनूनी टोला सा नज़र आता है जो पकड़ के किसी को मार रहा होता है और जला रहा होता है। तो उसको लोगों को समझाना ज़रूरी है कि भाई कानून हाथ में ना लें, जो भी हो, जो बात भी आप सुने, अफवाह हो, सही हो, गलत हो, पुलिस को इतला दें, उसको सिक्योर करें बंदे को, और पुलिस को कहें कि भाई ये था और यहाँ से हम इसकी महफूज यहाँ से इसको भेजते हैं, आपने तहकीकात प्रॉपर करनी है, बस ख़त्म, बस इतनी बात, और पीछे हट जाए सारे, ठीक है। और बाकी जो जुमा हो वहाँ पे सबको ठंडा पानी वानी पिलाएं कि भाई आराम से बैठो, चाय वाय पियो, सुकून से बैठो भाई, कोई इतना जो है ना इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो पब्लिक का काम है, ये तो आपकी सोशल यानी आपकी सोसाइटी के अंदर एक डिक्लाइन है ना कि आप इस तरह से करते हैं, और आपके एक
जत्था निकल के आ जाता है सामने। बहरहाल, अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा है कि पूरी कौम इसमें हिस्सा ले, लेकिन ये है कि वो, मेरा अपना ख्याल है कि मजमूई कौम में ऐसी नहीं है। मजमूई कौम जो है वो बड़ी रोशन ख्याल है, बड़ा खुला हुआ ज़हन रखती है कौम। एक टोला कहीं से निकल के आ जाता है, कभी कभी आपको नज़र आता है, लेकिन ये है कि पूरी कौम को इसके ऊपर मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। और लोग बड़े रोशन ख्याल हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत समझते हैं इन बातों को, और मतलब है कि ये पूरी कौम को मैं इसमें नहीं कहना चाहता। हाँ, एक जत्थे ज़रूर घूमते हैं, वो कई पागलों का टोला, और मैंने कहा ना वो अच्छे खासे, वो चोरों को रोटी चुराइए पकड़े मारनी शुरू कर देते, खा लो डाल देते हैं। छोटा सा बच्चा 17-18 साल का अक्सर तस्वीर आती है, उसको मार मार के लोगों ने डंडे मारी, चोरी कर रहा था, पता नहीं क्या, वो बस एक जुनून से सवार हो जाता है, और वो बदकिस्मती है बड़ी। ठीक है, तो ये इस ऑपरेशन के यकीनन कई रुख होंगे, और उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत कम रोल उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को, हाँ अगर कोई ऐसी नज़र आती है मुनज़्ज़म साजिश पीछे, तो उसको पकड़ के, लेकिन ये कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये पुलिस, ये थाना, ये अदालतें, ये किस लिए बनी हुई है, उससे छोड़ो बस करो, और जो सबसे पावरफुल हो वहाँ पे, जो मोहल्ले में जो भी, वो सबसे आगे आ जाए। वो एक ज़बरदस्त मैनेजर था, एक उसने बचाया था एक बंदे को, दरम्यान में आ गया था, पता नहीं बचा पाया था, नहीं मेरे जहन में डिटेल उसकी नहीं आ रही वाकई की, लेकिन उसने आके कोशिश की थी कम से कम बचाने की। तो लोग बीच में आ जाएं, बहुत सारे आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, बहुत सारे आके बचाएं, ख़त्म करें उसको, उस पूरे मामले को, और सिक्योर करें कि इस बंदे को पुलिस के हवाले किया जाएगा, बजाय इसकी कानून हाथ में लें। तो एक तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये तो पूरे कौम का इशू है, और यही शहबाज शरीफ साहब कल कह रहे थे, उन्होंने भी कहा कि सारा काम फौज पे नहीं छोड़ सकते, ये जुनूनियत ख़त्म करने के लिए हमें सारे माशरे को, सारे सबको रोल प्ले करना होगा। तो वो बात उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ और की थी, ये एक बात कहीं और निकल गई पूरी। अच्छा, तो मैं ही कम से कम ये समझ रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू उन्होंने की एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान या उसके बाद, तो उसमें उन्होंने कहा कि सारा काम सिक्योरिटी फोर्सेस पे हम नहीं छोड़ सकते, माशरे के हर शख्स को रोल प्ले करना होगा। अब माशरे का हर शख्स उनको पकड़ के, यानी जो आग लगा रहे हैं उनको पकड़ के आग तो नहीं लगाएगा ना, उनको पकड़ के समझाएगा ही ना, उनके दिमाग से ये जुनूनियत ख़त्म करेगा, शिद्दत पसंदी ख़त्म करेगा। तो ये मैं बात कह रहा हूँ, और यही शहबाज शरीफ साहब ने की थी, तो बात कहीं से कहीं निकल गई है। मेरा ख्याल है कि ऐसे ही हुआ है। अब मैं हो सकता है इस पर सही ना समझाऊँ, लेकिन वो जो उन्होंने बात की कि फ़ौज का सिर्फ एक रोल है उसमें, और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक रोल है, सबको अपना रोल अदा करना होगा, माशरे के हर तबके को, हमें भी, सबको। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये कि कल से अदालतों में मुकदमात, वो बड़े अहम मुकदमा, 2 रोज़ जो है वो एक फुल कोर्ट बैठेगा और लार्जर बेंच बैठेगा। फुल कोर्ट तो नहीं, लार्जर बेंच। अभी तक 3 जो जज साहिबान की एलिवेशन हुई है उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ उनका। हालांकि काफ़ी ये सुनने में आ रहा था कि तेज़ी के साथ वो जज साहिबान जो है वो शायद हो सकता है रात को हो जाए या कल वो हलफ उठा लें, इस हफ्ते किसी तो उठाएँ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन यह है कि कल से बहरहाल मुकदमात, कल और परसों 2 रोज़, तो गालिबन लाइव जाएंगे, ट्रांसमिशन होगी या क्या होगा वो हम सुबह देखते हैं। अभी तक उस पर वजाहत नहीं हुई कोई। और बदकिस्मती से ये जो मैसेज दे के गए, पूरी दुनिया जो दे रही है कि आप सियासी इस्तेकाम पैदा करें, तो वो आपको पार्लियामेंट में बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में ही फ़ौरन ही आपको सियासी इस्तेकाम भी पैदा हुआ। जो तमाशा लगा हुआ पिछले चंद रोज़ से, तो वो भी अजीब व गरीब सूरत हाल है। अच्छा, और IMF भी कह रहा है कि सियासी इस्तेकाम पैदा करें, चाइना भी कह के गया, तो ये तो सऊदी अरब भी कह रहा है, दुनिया पूरी कह रही है। अब आप ये एक तमाशा यहाँ पे लगा हुआ है पूरा। तो ये बजट मंजूर हो और ये सब यहाँ भी ज़रा सुकून पकड़ें थोड़ा सा, पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई अच्छा मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं किया। कल तो गए वो ये बात कह के कि आप स्टेबिलिटी पैदा करें मुल्क के अंदर। अच्छा, एनीवे, सिस्टम नहीं चल रहा और ये जा रहा है, सिस्टम जा रहा है ना, तो बस इस तरह के मनाजिर तो नज़र आएंगे ना। अच्छा, तो ये अब ये है कि आसपास जो है ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो अचानक हो सकता है कि किसी भी वक्त इस पूरे के पूरे ये जो स्यापा मचा हुआ है, इसके जो है ना, या तो इनको ठंडा करें, कोई इनको पानी का छिड़काव करे कि भाई ज़रा आप भी ठंडे हो जाएं। वो जो वहाँ शिद्दत पसंदी में और शिद्दत पसंदी में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी तो देखें ना, अजीब व गरीब माहौल बना हुआ है पार्लियामेंट का। अच्छा, तो ये जो है ये इसमें अब जो मुझे जिस बात का ख़दशा है
वो ये और सारी दुनिया को खदशा है, वो ये है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग न छिड़ जाए। ये 2006 में मैं वहाँ पे था और टीवी उस ज़माने में जो लोग देख रहे थे उनको याद होगा कि वहाँ पे 2006 में, और उसके बाद भी काफ़ी दफ़ा जाना हुआ, लेकिन 2006 की जो जंग थी हिजबुल्लाह की वो कवर की इसराइल के साथ। फिर 2009-11 बहुत, फिर लेबनान तो बहुत दफ़ा उसके बाद जाना हुआ, और लेबनान से सीरिया, और वो बग़ैर पासपोर्ट के जो ज़माना था, अब भी बहुत ज़्यादा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती आपको, वो आपको एक पेपर दे देते हैं तो आप ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जो इशू है वो ये है कि हिजबुल्लाह के साथ 34 रोज़ तक जंग जारी वो रही थी, और अब दोबारा जो है वो हिजबुल्लाह के साथ जो है वो मामला हो रहा है ख़राब। अच्छा, हिजबुल्लाह ये जो इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं गैलेंट, ये चले गए हैं अमेरिका, और वहाँ पे इनकी सेक्रेटरी डिफेंस से भी मुलाकात होगी, सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात होगी, इमाम सहिस्तन जो ये जो मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी थे उनसे मुलाकात होगी। हिजबुल्लाह की जंग किस शक्ल की होगी इसके बारे में वहाँ पे ये है रेचन यूनिवर्सिटी, ठीक है, उन्होंने वॉर गेमिंग एक हुई है वॉर गेमिंग कि ये जंग जो है ये किस सूरत में होगी, तो उसको ये सी-टेक में उसी को किस तरह से रिप्रोड्यूस किया है। वो ये कह रहे हैं कि जी इसराइल की जो वॉर है फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, ये 4th स्लाइड से शुरू कर रहे हैं, ये जो नॉर्थ से जंग शुरू होगी, इट विल बिगिन विद अ मैसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बैरेज ऑफ हिजबुल्लाह रॉकेट्स नियरली ऑल अक्रॉस कंट्री। तमाम इसराइल के ऊपर बॉम्बिंग वो एक साथ रॉकेट्स फायर करना शुरू करें। उनके पास तकरीबन 1.5 से 2 लाख मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं इस हिजबुल्लाह के पास। अब ये वॉर सिनेरियो ये इसराइल की, और इसको 130 अफाद की रिपोर्ट है, और इसको 8 थिंक टैंक्स ने तैयार किया बैठ के, ठीक है, और ये इसराइल में तैयार। अच्छा, ये वॉर गेमिंग है, अब इसको ज़रा देखें। ये जो रॉकेट फायर है इंटेंस होगा, 2,500 से 3,000 लॉन्चेस पर डे होंगे, जिसमें लेस एक्यूरेट रॉकेट्स भी होंगे, प्रिसाइज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी होंगे। हिजबुल्लाह जो है वो कंसिडरेट करेगी आहिस्ता आहिस्ता मैसिव से ये सिंगल टारगेट पे और मेजर आईडीएफ बेस को हिट करेगी, या सिटी इन डेंसली पॉपुलेटेड सेंटर ऑफ कंट्री। अभी इसराइल की अपनी असेसमेंट की यूनिवर्सिटी ऑफ, जो मैंने आपसे कहा कि ये रेकमेंड की। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये जो है ये फायर का उसके बाद बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा होगा, और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, आयरन डोम ख़त्म होंगे, और डेविड सिलिंग मिसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग। उसके बाद इसराइल एक्सपोज होगा, थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल विदाउट इफेक्टिव डिफेंस। अच्छा, उसी वक्त हिजबुल्लाह जो अटैम्प्ट करेगी एयरफोर्स को लिमिट करने के लिए, और उसकी जो एबिलिटी है, और उसमें F-15 तैयारे, F-16, F-35 इनको वो टारगेट करेगी इंटरवल्स के साथ। इसराइल की रिपोर्ट है, मैं उनकी असेसमेंट आपको बता रहा हूँ, फायर एंड ब्लड के नाम से उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं इसराइल के, वो कह रहे हैं कि प्रिसाइज मिसाइल्स होंगे, ये लेटेस्ट है उनके, और वॉरहेड, एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स के साथ इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, और उसके साथ हैफा और अशदूद को भी वो पैरालाइज कर देंगे, और मुकम्मल तौर पे बैनुल अक़वामी वहाँ से तिजारत बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि कई दर्जन जो सुसाइड, जो कामाकाजी ड्रोन्स कह लें, सुसाइड ईरानियन मेड वो कहते हैं, वो फ्लाई करेंगे वेरी लो एटीट्यूड पे डीप इनटू इसराइल, और टारगेट करेंगे फैक्ट्रीज़ को, आईडीएफ, इमरजेंसी हाउसेस, हॉस्पिटल्स, ये वो सारा साथ। अच्छा, ये फिर उसके बाद वो कहते हैं आगे बात, 130 पेज की रिपोर्ट है ना, वो कहते हैं 6 थिंक टैंक्स ने बनाई है, जो 100 टेररिज्म एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सारे, और उन्होंने आईडीएफ के साथ काम किया है, और मल्टी फ्रंट वॉर पे। अच्छा, इसको लीड कर रहे हैं जनरल, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल, नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट के अथॉरिटी के ब्रिगेडियर जनरल्स हैं, फ़ौज के लोग, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, फॉर्मर होम फ्रंट हैं, सारे उनके जो फ़ौज के लोग हैं उनकी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद वो आखिर में ये बात कह रहे हैं इसमें कि ये 3 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और 3 हफ्ते के बाद इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कम्युनिटी इसमें शामिल हो जाएगी, और वो दोनों तरफ सीज़ फायर करवा देगी। लेकिन इस दौरान इसराइल भी तबाह हो चुका होगा, लिबनान भी बहुत हद तक तबाह हो चुका होगा, लेकिन इसराइल तो 3 हफ्ते के अंदर ही
ये अब इनकी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट है जो मैंने आपसे कहा ना, ये रकमैन यूनिवर्सिटी, ये जो आपको अच्छा ये उन्होंने जारी किया दोबारा हैफ़ा का और बाकी जगहों की वीडियो आज दोबारा रिलीज़ की है, एक नई वीडियो ये हिजबुल्लाह ने। लेकिन जो रकमैन यूनिवर्सिटी है उसकी मैं साइट दिखा दूं तो ये साइट के ऊपर अगर आप दिखा दें दोबारा एक दफ़ा उनका नाम, हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा दें यूनिवर्सिटी का नाम, तो वहाँ पे वेबसाइट पे जाएं तो ये आपको पूरी उनकी रिपोर्ट इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी कि ये वॉर सिनेरियो क्या है, 130 सफ़े की रिपोर्ट। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो हज़ारों की तादाद में, हज़ारों या लाखों, हज़ारों, 1 लाख तो वहाँ पर सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना है कि 1 लाख जो हैं वो तैयार हैं इसराइल में, जो उनके जंगजू हैं वो तैयार हैं फौरी तौर पर लड़ने के लिए, और उनका कहना यह है कि ये हमारी 1/3 से भी कम कुव्वत है जो लड़ने के लिए तैयार है, ज़रूरत पड़ी तो और आ जाएगी, बाकी हम वेलकम करते हैं जो इसमें शामिल होना चाहे। तो वो जो कोई उन्होंने बात की है तो हज़ारों की तादाद में जो इराक़ से और शाम से और बाकी जगहों से जो है इस बात के कवी इम्कानात हैं, बल्कि हो रही है ये बात कि वहाँ पर लोग जो हैं वो हिजबुल्लाह के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, अब हिजबुल्लाह यानी हिजबुल्लाह से मुराद है कि फ्रंट्स खोलने जा रहे हैं, और हुतीज़ ने यहाँ पे जो है वो USS आइजनहावर को हिट किया है, जिसके बाद USS आइजनहावर यहाँ से चला गया है। लेकिन और मैं यहाँ पे कोट कर दूँ कि USS आइजनहावर को हिट करने, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल इशू हुआ है कि इसके ऊपर जो है ये इसको रिपोर्ट जो है वो किया है बहुत सारे मीडिया ने कि USS आइजनहावर को हिट किया है और फिर USS रूजवेल्ट आ गया। अमेरिका ने इसको डिनाई किया है, लेकिन ये है कि हुतीज़ की इस खबर को मैं NBC न्यूज़ यहाँ पे कोट कर देता हूँ, अमेरिकन न्यूज़ ही कोट, एक तो अलमनार है ना, NBC को कोट कर देता हूँ कि भाई ये आइजनहावर को हिट किया उन्होंने, USS आइजनहावर को हिट किया है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो दूसरा उनका जो USS रूजवेल्ट है वो अब यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, वो मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया के पास कहीं, ये साउथ कोरिया के पास कहीं उधर कोई मशक़ें वगैरह कर रहा था, तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये है कि ये अब एक मल्टाई फ्रंट एक वॉर होगी। और अगर 2 मिनट हैं ब्रेक में जाने से, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक मैप यहाँ पे दिखाएं ज़रा कि ये फ्रंट्स कितने खुलेंगे, ये फ्रंट्स कितने खुलेंगे, ये अगर हम मैप दिखा सकें। पहली बात तो ये कि लेबनान से क्या होगा, ठीक है, मेडिटेरियन सी में, ये तो कुछ अर्से पुराना है लेकिन वहाँ पे चलें, अगर आप ये US डिस्ट्रॉयर्स वहाँ नहीं होते तो साइप्रस हिट होगा। ये कुछ अर्से पहले का है मैप, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि साइप्रस को हिट करेंगे, तो चलें US साइप्रस हिट होगा। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे हिजबुल्लाह लॉन्च करेगी इराक़ से, फिर यहाँ से हुतीज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि जी यहाँ पे वो पता नहीं USS मतलब वो इसराइल को हिट करेंगे या यहाँ पे और किसी शिप को हिट करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद ईरान क्या करेगा, उसके बाद सीरिया में क्या होगा। तो ये एक रीजनल वॉर जो है। अच्छा, अब इस रीजनल वॉर को या तो ये है कि 2-3 हफ्ते होने दिया जाएगा या अभी रोक दिया जाएगा, क्योंकि फ्रांस जो है इस वक्त वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन इलेक्शन में चले गए, गलत टाइम पे वहाँ पे इलेक्शन, क्योंकि फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। और अब वक्फा ज़रा नहीं तो मैं उसके बाद बताता हूँ कि क्या ये वाकई एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जो अभी तक एक तासुर जा रहा है और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें इशारा मिल गया है। ये इसराइल में एक इम्प्रेशन है कि जी हमें इशारा मिल गया है अमेरिका की तरफ से कि आप पै जाएँ लेबनान को। तो मेरे ख्याल से ये तो उन्होंने एक सुसाइडल मिशन पे भेज दी है नेतन्याहू को। अगर वो लेबनान से खोलेगा फ्रंट तो जो काम 2 महीने में होना है वो 2 दिन में हो जाएगा। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कितने इम्कानात हैं कि ये जंग फैल जाएगी? ये जंग फैल तो चुकी है पहले से, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें सीरिया और इराक़ और लेबनान और हुतीज़ और सारे तो आ चुके हैं। लेकिन ये कि अब ये एक हॉट वॉर, प्रॉपर हॉट वॉर की सूरत इख्तियार कर सकती है। उसकी वजह ये है कि कुछ देर पहले कनाडा ने अपने 45,000 शहरियों को लेबनान छोड़ने का कह दिया, और कुवैत की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपने शहरियों को, उनसे कहा गया कि वो, और कई मुल्क जो हैं वो अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का कह रहे हैं। ये पहले ख़बर आ रही थी कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़ीर जो हैं वो भी शायद
उनको भी कहा गया है, लेकिन सफ़ीर अपनी जगह मौजूद है। सफारती अमला जो है वो लेबनान खाली कर रहा है, और वो इसी तरह से इसराइल तो बहुत बड़ी तादाद में पहले ही छोड़ चुके हैं। तो एक बड़ी जंग का ख़तरा यहाँ मौजूद है, जो कि सारी सफारतकारी की नाकामी होगी इतने अरसे जो हुआ, और कत्ल आम जो गज़ा में होता रहा, और ये सूरत हाल जो है ये किसी और तरफ अमीर कतर जो हैं जो उनके वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने फिर दोबारा बात की है कि इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जो सिचुएशन है इसमें शायद वो इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर जो है वो क्योंकि देखें आइजनहावर के ऊपर अटैक किया है, ये जो फ्रंट है जो मैं हमेशा कहता हूँ ये एक नया फ्रंट है, ये जो मतलब हुतीस का जो फ्रंट है ना, यूएसएस आइजनहावर पे अगर उन्होंने अटैक किया, अमेरिकन ने इसको डिनाई किया पेंटागन ने, लेकिन इसको अरब मीडिया और बाकी मीडिया दुनिया भर का इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल बीच में मुल्क प्ले कर रहे थे, जैसे बाइडन चले गए इलेक्शन मोड में, इसी तरह से मैक्रोन इलेक्शन मोड में चले गए हैं, और मैक्रोन जो है वो उनके वहाँ पर जितने पोल्स आज के आए हैं, आज बहुत सारे पोल्स रिलीज़ हुए हैं, तो मैं अगर सिर्फ पोल्स ही दिखाना शुरू करूँ तो जैसे रॉयटर्स है, तो रॉयटर्स का जो पोल है 15 स्लाइड, तो वो कह रहे हैं कि राइट विंग नेशनल रैली जो है वो आगे की तरफ जा रही है। और इसी तरह से जो ब्लूमबर्ग है 12वीं स्लाइड में देखूं तो ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि जो राइट विंग की जो नेशनल रैली है वो आगे जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो पोल करवाया आज 13th, तो वो भी कह रही है लिपिन की जो मेरिन लिपिन की जो नेशनल रैली है वो आगे है मैक्रोन से। तो काफ़ी ज़्यादा जो पोल्स आ रहे हैं उसमें तो कई जगहों पे जो इकोनॉमिस्ट का पोल आया है तो उसमें तो 3rd नंबर पे है मैक्रोन। तो ये एक इलेक्शन जो है ये इसका जो रिज़ल्ट है ये जर्मन चांसलर को भी मजबूर कर सकता है कि वो भी स्नैप इलेक्शंस कॉल करें। अच्छा, फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, उसका असर भी बहुत था। ये ज़ाहिर है प्रेसिडेंट मैक्रोन एक रोल प्ले कर रहे थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बहरहाल एक रोल उनका रहा, यहाँ पे उनकी ख्वाहिश भी रही। अच्छा, उनका ये पार्लियामेंट का होगा, वो अपनी जगह रह सकते हैं लेकिन वो लेम डक से हो जाएंगे, वो फॉरेन पॉलिसी वगैरह में शायद इन्वॉल्व हो। ये भी हो सकता है कि वो इलेक्शन हार जाएँ पार्लियामेंट का और सदर रहें अपनी जगह, लेकिन वो फिर एज अ सदर रहेंगे, वो उनके उतनी पावर नहीं होगी। हो सकता है वो छोड़ दें कि भाई अंदरूनी मामलात आप निपटाते रहो सारे, और मैं बतौर सदर इधर उधर दौरे करता हूँ, और फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनकी सैर है, वो इधर उधर घूमते रहें बतौर सदर। तो ये मुमकिन है, ठीक है, और कि वो इलेक्शन का रिजल्ट उनके ख़िलाफ़ भी आ जाए तो वो अपनी जगह पे स्टे करें, ये उनका कानून कहता है। लेकिन बार उनकी पोजीशन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये जर्मन चांसलर जो है वो परेशान है कि भाई ये इसका रिज़ल्ट अगर ऐसा आ गया तो जर्मनी के इलेक्शंस अगर बुला लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी राइट विंग पार्टीज़ आ जाएंगी। तो ये सारे मुल्क जो दरमियान में मीडिएट कर रहे थे वो अब पीछे हट रहे हैं, और प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए इस वक्त जो है वो इसराइल या फ़लस्तीनी या बाकी दुनिया से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो कैंप डेविड चले गए हैं, और कैंप डेविड में वो रट्टा मार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मैंने अगले हफ्ते ट्रंप को कैसे, मतलब WWF होता है ना, वो एक दुनिया की एक, जैसे वो एक ज़माना मोहम्मद अली का बॉक्सिंग मैच होता, उससे ज़्यादा शायद दुनिया वो देखेगी कि क्या ट्रंप और बाइडेन का क्या होता है, इन दोनों का आपस में कैसे पहले मुबाहिसा कहता होता है प्रेसिडेंशियल। तो वो भी उस वहाँ पे चले गए हैं, और वहाँ पे सवाल क्या होंगे और ये सारा क्या होगा, और वो गुडी उस वक्त इसराइल को, अब उस वक्त पीछे जंग छिड़ गई अगर, तो मैं आपको बताऊँ ये 2006 में ये जब स्टार्ट हुआ है ना, तो अरब स्ट्रीट कई अरब ममालिक सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस जंग को, ओके हिजबुल्लाह की जंग है, लेकिन अरब स्ट्रीट इस तरह से खड़ी हो गई थी जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ के तमाम मुल्क अल्टीमेटली उसमें सकिन हो गए, सकिन इन सेंस हो गए थे कि वो सारे के सारे वो इसराइल के ख़िलाफ़ हो गए थे। अब ये जो अगर ये मामला ख़राब होता है हिजबुल्लाह के साथ, और ये उस वक्त है कि हिजबुल्लाह 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, और उस वक्त ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हम लोग ये दाहिया वगैरह के इलाके में बॉम्बिंग हो रही होती थी, तो ये काफ़ी दूर से जब वो जहाज़ यानी एयर स्पेस में एंटर होता था लेबनान की, तो वहाँ छोटा सा बच्चे थे, वो छोटे छोटे मोबाइल के ऊपर वहाँ से SMS करते थे, वो उधर से मुखबरी होते तेज़ी से, तो आके वो बताता था कि यहाँ 5 मिनट के बाद जहाज़ आएगा और बॉम्बिंग करेगा, तो छोड़ो जगह। हम सारे वो कैमरे वैमरे लेके अपने यहाँ से मीडिया के लोग भागते थे, और ठीक वो 5-6 मिनट के बाद जो है वो वहाँ पे बॉम्बिंग हो जाती थी। तो इतनी उनकी वहाँ पे उस वक्त टेक्नोलॉजी थी। अब इशू ये है कि ये तो अगर मैं सिर्फ ये मैप दिखूँ, अगर यहाँ पे दिखा सकूँ, तो ये तो उनके वेपन्स हैं, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं हिजबुल्लाह के पास, ठीक है। और मैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का मैप दिखा रहा हूँ। तो ये लैंड अटैक, एंटी टैंक, एंटी शिप,
फिर एंटी एयर, ये तो उनके पास मिसाइल्स हैं और ये उनकी मुख्तलिफ इकसाम है जो हिजबुल्लाह के पास हैं। अच्छा, अब अगर मैं इनकी रेंज देखूं तो रेंज ये अगर शुरू करते हैं हिजबुल्लाह वाले तो ये स्टार्ट होता है जो सबसे इनका छोटा है बिल्कुल जो टैक्टिकल टाइप चीज़ है वो तो 75 और ये 20 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद अगर बढ़ते 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 ये जो है ये कवर करता है इसराइल को, साथ देखें सीरिया जॉर्डन की इसकी रेंज देखें। फिर उसके बाद ये नीचे जॉर्डन, ये पूरा दायरा, अभी दायरा है बहुत बड़ा सर्कल है, आप सोचें कितने मुल्क। और फिर ये इसराइल को भी कवर करे, ये पूरा दायरा ये हिजबुल्लाह है, पूरा सर्कल आप सोचें कितने मिडिल ईस्ट के मुल्क आ रहे होंगे। मैं सिर्फ एक साइड दिखा रहा हूँ इसकी। और फिर ये इसराइल को करते करते इनका स्कर्ट जो है वो नीचे जब जाता है तो वो इजिप्ट की तरफ तक जाता है और पूरा दायरा। अच्छा, ये जो है ये जाहिर है कि CSI। और दूसरा अगर देखें जो थोड़ा रिसेंट है तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो मैप है ये वाला, ये रैंडम पॉइंट है कि ये उनका मिसाइल, ठीक है ना। अब ये अगर आप देखें तो इसमें ये वही सर्कल कहाँ तक जाते हैं तो ये तो बहुत बड़े इलाके था और इसके नीचे फिर स्कर्ट्स हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक अजब सा मामला होगा कि दुनिया जो है, अच्छा इसमें अब अरब मुल्क जो हैं वो भी इसमें होने देंगे, वो नहीं कूदेंगे हिजबुल्लाह को ना। देखें वो ही नहीं कि हिजबुल्लाह को रोकेंगे, इस वक्त नहीं। हमास नहीं काबू आई अभी तक। हमास जो है वो याहिया सिनवर और मोहम्मद दैफ अभी तक वो नहीं गए काबू में। तो हिजबुल्लाह तो बहुत बड़ी फोर्स, हिजबुल्लाह तो ओपन है ना, ये तो एक ओपन एयर दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो जेल था चारों तरफ, वो नहीं काबू में आया 8-9 महीने में। तो हिजबुल्लाह को तो भूल जाए, वो तो सीरिया लेबनान ना। तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो एक बात चल रही है ना कि ये फिर इसराइल बचेगा, क्या होगा? इसराइल बचेगा, इसराइल जाएगा गोलान की पहाड़ियों से, ये नीचे हुतीज दाएं बाएं जॉर्डेनियंस, पूरे जॉर्डन किसी सूरत डिस्टेबलाइज नहीं अपने आप को होने देगा। ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये वेस्ट बैंक में जाएंगे और वेस्ट बैंक से जॉर्डन के अंदर, जॉर्डन किसी सूरत, वहाँ इतने लोगों ने आना है, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने फलस्तीनी को छोड़ देना है, वो हमारा छोड़ देना है, उनको जॉर्डन निपटाओ वो उधर से। क्योंकि जॉर्डन ने जितना रोल प्ले किया है इसमें, एड ड्रॉपिंग में, डायलॉग में, सब कुछ में, तो जॉर्डन भी ये ट्रीटीज ख़त्म होंगी और साथ ही वो कहेंगे कि जाएं, और वो उधर से सारे जो है ना वो जाके वो उधर गज़ा में रुकेंगे। ये मगरबी किनारे से वो जो बात होती है ना रिवर टू सी, तो ये मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू ने भी तय कर लिया है जो हजीमत हुई है हमास की और उनके हाथों जो शिकस्त हुई है और 40,000 के करीब लोग शहीद करके भी उसको फतह नहीं हो सकी। उसने कहा मैं जाऊँगा तो सबको ही ले जाऊँगा, एक दफ़ा ही सभी जाएँ, फारिग हो जाएँ, क्योंकि इसमें सिर्फ नेतन्याहू नहीं एक्सपोज हुआ, इसमें टेक्नोलॉजी, उनकी फ़ौज, उनके सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सारी की सब फारिग हुए हैं ना इसमें। तो अब या तो ये उन्होंने तय कर लिया, इन हिजबुल्लाह के साथ तो कोई इस वक्त फ्रंट खोलने की तुक नहीं बनती ना, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ उन्होंने जो फ्रंट खोला, ये देखें यहाँ पर मैं ये नेशनल पोस्ट कोट कर रहा हूँ, ये अभी कुछ देर पहले उन्होंने स्टोरी अपडेट की है, ये 6th स्लाइड हम दिखा सकें। कैनेडा प्रिपेयरिंग टू 45,000 कैनेडा के लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। तो ये जो इशूज़ हैं, ये फ्राइडे को बात हुई है उनकी कैनेडा, और बड़ी सख्त बात हुई है, दोनों ने बड़ी सख्त बात हुई है कैनेडा के। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या हो, हम निकाल रहे हैं लोग अपने। तो बात ये सारी कि अब ये अगर मामलात इस तरफ जाते हैं तो एसोसिएटेड प्रेस भी खबर दे रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईरान बैक्ड फाइटर्स ऑफर टू सेकंड, अगर हम दिखाएं स्लाइड, हज़ारों की तादाद में लोग निकल पड़े हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये कहानी जो है ये हाथ से निकल जाएगी या निकल चुकी है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1% भी इस बात के, ये होता है ना कि 1% आप रख लेते हैं ऑप्शन, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल हिजबुल्लाह से जीते। जो लोग भी थोड़ी बहुत डायनामिक्स जानते हैं ना उस इलाके की, जो ज़िंदगी में एक दफ़ा दाहिया या शीबा फार्म्स के इलाके में या साउथ में गए हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता गोलान हाइट्स से ऊपर, वो वहाँ से सीरिया, और ये ज़हन में रखें बशार उल असद है सीरिया में, और बशार उल असद किसकी वजह से बचा है? पुतिन। और वो वहाँ पर जो है, और बशार उल असद अरब लीग के मेंबर वापस सऊदी अरेबिया लेकर आए। तो ये एक ऐसी सूरत बनी हुई है जिसमें अगर तो ये थोड़ा सा भी हो सकता है वो खुद ही हिजबुल्लाह कहे कि ठीक है, क्योंकि उनके कमांडर को मारिए, वो कहेंगे एक दफ़ा ठीक है, सईद हसन नसरुल्लाह जो है ना वो भी चूँकि ब्लू लाइन को नहीं मानते ना, उन्होंने एक ही दफ़ा कहना है कि भाई इसी टपका दो एक ही दफ़ा में। और ये 40,000 जो शहीद हुए हैं
तो उसको मतलब है कि वो आ जाएंगे आराम से, वो हैफा वो शायद वो उनको बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना भी ना हो, वो सीधा आ जाएंगे और आके ये गज़ा तक पहुँच जाएंगे नीचे क्रॉस करते हुए। इनको बहुत नेतन्याहू को ये अपनी रिपोर्ट देखनी चाहिए जो उनके थिंक टैंक्स ने जारी की है, और उनका अगर ये ख्याल है कि 3 हफ्ते तक ये जंग चलेगी और तबाह हो जाएगा, फिर दुनिया आ जाएगी और छुड़ा लेगी, उनको बचा लेगी, ये बहुत ही खौफनाक किस्म की उनकी असेसमेंट्स हैं, उनके थिंक टैंक्स की भी। उनको सीज़फायर की तरफ जाना चाहिए और पीस की तरफ जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा रहे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।